जो यहाँ पे कई प्रवासी हैं उनको लेकर कोई उनका बड़ा फैसला ऐसा हो सकता है जो एक स्पिरिट ऑफ अमेरिका है। उनके विरोधी क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अमेरिका की जो बुनियादी विचारधारा है उसकी अग्नि परीक्षा होगी डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए। दोनों ही पक्षों की तरफ से आपका क्या जवाब होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? Thank you so much for having me. देखिए, there's few things that I would like to point out over here. First of all, Donald Trump is the first public political leader like that who जिन्होंने हिंदूज के बारे में एक शब्द लिखा है। उसके लिए मैं खुद बहुत प्राउड फील करती हूँ। उन्होंने वो इलेक्शन से पहले बांग्लादेश की हिंदूज को प्रोटेक्ट करने के लिए बोले थे। एंड कोई भी और ऐसे लीडर फ्रॉम एनी पार्टी, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, इतना सॉलिडली कोई हिंदूज के बारे में कभी नहीं बोले। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। बट एट द सेम टाइम वी आर 1% ओवर हियर। और मैंने ये इलेक्शन टाइम पे भी देखा, अभी भी देख रही हूँ, जो एक फार राइट क्रिश्चियन जो एक एजेंडा एज वेल एज अलाइनमेंट है जूडियो क्रिश्चियनिटी ऑफ अमेरिका। इट इज कंसर्निंग फॉर मी एज ए हिंदू, बिकॉज हिंदू होके रिपब्लिकन पार्टी में विजिबली लीडर बनना बहुत मुश्किल की बात है। ये पहली बार हुआ है कि विवेक रामास्वामी को आपने देखा है कि हिंदू बोले थे, बट ही डिडंट एक्चुअली कम फॉरवर्ड एंड से ही इज अपने हिंदुइज्म को हाथ में नहीं रखा है। वो इट केम आउट जब उनका एक क्रिश्चियन चर्च बेस्ड इंटरव्यू हुआ था, जहां पे उनको क्वेश्चन पूछा गया था कि एज ए हिंदू होके आप लीड कैसे करोगे। अब जब उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहे थे, तब ये बात बाहर इन्हें बड़ा तरह से बाहर आया था। बट एट द सेम टाइम आपको याद है कि बॉबी जिंदाल बोलो या निकी हेली बोलो, उनको कन्वर्ट होना पड़ा उनको एक्सेप्टेंस मिलने के लिए पार्टी से। अब मैं लेफ्ट साइड से देखूं तो हमारे हिंदू के लिए बोलने वाले कोई होते नहीं है। सो इन ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज एज ए हिंदू इंडियन अमेरिकन, हमारी पॉपुलेशन 1% तो है, तो लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। आई फील दैट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट आई हैव सीन सो फार। लेकिन एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप के फ्यू थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, जैसे काउंटर टेररिज्म के लिए वो इलेक्शन से पहले बात किए थे। ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने वोकिज्म को टारगेट कर रहे, जैसे कि वुमेन स्पोर्ट्स में मेन को नहीं रखना, या तो बर्थ राइट सिटीजनशिप बैन करना, बेसिकली इलीगल को यहाँ से डिपोर्ट करना, मास डिपोर्ट करना। ये सब जो है इंडिया के लिए भी एक शक्ति प्रदान करेगी। सुधांशु जी, देखिए, ये सच है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा था उस पर कई ऐसे नेता थे पड़ोसी देशों के और विश्व के जो कि साथी बनने का दम भरते हैं, लेकिन किसी ने इस तरह से मैसेज संदेश नहीं दिया जैसा एक्स पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि चूंकि चुनावी वक्त था, उनको यहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उनका समर्थन चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि ये बोलना ही अपने आप में मायने रखता है जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं। एक प्रतिक्रिया आपकी इस पर। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, सर, ये सबको पता है, मतलब उनके दोस्तों को भी पता है, उनके दुश्मनों को भी पता है, उनके समर्थकों को भी पता है, उनके विरोधियों को भी पता है कि वो इम्पल्सिव हैं। कई बार वो क्षणिक होकर फैसले ले लेते हैं जो कि एक पूरे मुल्क के भविष्य को प्रभावित करते हैं। वो जो उनकी क्षणिकता है या जो उनका कई लोग ये मानते हैं कि वो बहुत इम्पल्सिव होकर फैसले लेते हैं, वो कितना मतलब टू वॉच आउट चीज होगा, क्योंकि दुश्मन ही नहीं, दोस्त भी उनके इस बिहेवियर से, इस रवैये से कई बार थोड़ा सहम के रहते हैं। देखिए, उनका अपना एक अलग स्टाइल है कार्य करने का। और जो आपने बांग्लादेशी हिंदुओं की बात कही, तो यदि ये माना जाए कि उनको चुनाव के समय इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों के प्रभावकता का प्रमाण है। सेकेंड थिंग, 2016 के इलेक्शन में याद करिए,
ट्रंप ने यह कहा था कि मैं रिपब्लिकन इंडियन कोलिशन में आने से मना कर दिया था, वो रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन में आए थे। ये जाके ध्यान देने वाली बात है। 2016 ही केम इन रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन। और अंजना जी, जिस दिन रिजल्ट आया 4 नवंबर को, उस समय मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली में एमपीज के डेलीगेशन में। रिजल्ट जिस दिन आने वाला था, एक दिन पहले की शाम को, टाइम स्क्वायर के ऊपर क्या शाउटिंग मैच चल रहा था। एक तरफ प्रो पैलेस्टीन सपोर्टर और दूसरी तरफ एंटी पैलेस्टीन वाले। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे अब कुछ देर में कहीं मारपीट ना शुरू हो जाए। मगर अगले दिन एकदम साइलेंस रिजल्ट आने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका के सिस्टम में प्रो पैलेस्टीनियंस इतना ज्यादा चले गए थे, मुझे भी महसूस हुआ। 2022 में 3 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में गया, मतलब किसी को अदरवाइज ना लगे। जैसे हमारे यहाँ जेएनयू और कुछ यूनिवर्सिटीज में लेफ्ट का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगा ये तो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज ऐसी होती चली जा रही है, शायद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं देख रहा था। यहां मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी की दृष्टि से ट्रंप उस मामले में काफी टफ हो सकते हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है और भारत की इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली बात है जो सुशांत सरीन जी ने कही, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने को बहुत संतुलित ढंग से कूटनीतिक परिस्थितियों में स्थापित किया है। हम एकमात्र गैर नाटो कंट्री हैं जिसको अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम रशिया से S-400 एंटी मिसाइल ले रहे हैं और रशिया हमको S-400 एंटी मिसाइल दे रहा है, जबकि हम क्वाड के भी हिस्से हैं। तो यह दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छे ढंग से अपना संतुलन स्थापित किया है। और एक और बात आप समझिए, आज मोदी जी की स्वीकार्यता जो है विश्व के नेताओं में, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो एक उपयोगिता हो सकती है, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, बहुत सर्वशक्तिशाली है। परंतु जो एक जिसे कहते हैं ना वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप बनाने में ये एक भूमिका हो सकती है। हाँ, मगर जो मैन्युफैक्चरिंग की बात वो कह रहे हैं, इसमें एक फैक्ट ध्यान देने योग्य है। पिछला वर्ष अगर आपने ध्यान दिया हो तो अमेरिका का ये पहला साल था जब सोशल सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50% हो गई। यानी अब अमेरिका में आधी पॉपुलेशन सिर्फ काम कर रही है और आधी उस पर डिपेंडेंट है। अभी जो वोकिज्म का कल्चर और ये सब आया ना कि हम शादी नहीं करेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, तो वहां पर बुजुर्ग पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा है। तो आने वाले डिकेड्स में ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी का राइज लीनियर नहीं होगा, इट मे बी एक्सपोनेंशियल। तो इस परिस्थिति में वो मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना पाएंगे अमेरिका को, आने वाले वर्षों में ये एक चुनौती होगी। इसलिए इस परिस्थिति में भारत उनके लिए एक बहुत उपयोगी और प्रभावी विकल्प हो सकता है। और यह भी याद रखने की जरूरत है, उसके सोशल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इतने आने वाले हैं कि जब रीगन के जमाने में यह पॉलिसी आई थी 82 में, तो मिल्टन फ्रीडमैन का दिया गया बयान है, डोंट नेशनलाइज द फैमिलीज, इसके बड़े भीषण परिणाम होंगे। और यहां एक और फैक्ट की बात है, जिस ढंग से वहां के युवाओं को ग्रिप कर लिया था वोकिज्म में, ऐसी बात सुनने में आती है कि एलन मस्क की डॉटर जो ट्रांसजेंडर होने के बाद उसने जिस ढंग की बात कही, यह भी एक जिसे कहते हैं दिल पे लेने वाली बात एलन मस्क के लिए हो गई, कि जिसकी वजह से वो एकदम खुलकर ट्रंप और इस विचारधारा के अगेंस्ट में हो गए। तो जो लोग कहते हैं ना अमेरिका के कल्चर के लिए चुनौती है, तो अमेरिका के कल्चर के लिए चुनौती बन चुकी थी। क्या अल्ट्रा मेटीरियलिज्म और अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म उन्हें सही दिशा में ले जा रहा था? इतना पैसा रुपया होने के बाद फायरिंग क्यों हो रही थी स्कूलों में? तो यह भी देखना होगा कि अमेरिका की सोसाइटी, उसका थॉट प्रोसेस और कल्चर ये किस दिशा में ले जाता है। इस मामले में भी ये अगले 4 साल बहुत निर्णायक होंगे। और मैं पुनः कहूंगा, किसी को अन्यथा लग सकता है, इसमें भी भारत उनको एक नई दिशा देने में सफल हो सकता है। जो भारतीय संस्कृति का एक सॉफ्ट इंपैक्ट है, सॉफ्ट पावर है, वो आप देखिए। जैसे मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, आज से 24-25 साल पहले जब हम पहली बार अमेरिका गए थे, तब वहां वेज बर्गर जैसी कोई चीजें नहीं होती थी। आज वेगन भी हैं लोग बड़ी संख्या में। योगा को प्रैक्टिस करने वाले लोग कितनी संख्या में बढ़े हुए हैं, मेडिटेशन करने वाले लोग कितनी संख्या में बढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है जिसको आप सो कॉल्ड अमेरिकन लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसके लिए भी एक बड़ा ट्रांजिशन पीरियड आने वाला है। उस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। उसमें भी भारत और मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है। सुशांत जी, मुझे कई अलग अलग लोगों से, चूंकि भारतीय समुदाय के लोगों से भी मैं यहाँ बातचीत कर रही हूँ, तो मैंने उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनसे ये पूछा कि क्या इस तरह के कंसर्न्स आप लोगों के मन में है, तो उनमें से ज़्यादातर ये मान रहे थे कि वीज़ा को लेकर कंसर्न हो या इस तरह की बात हो, ये सब चुनावी थी। उन्हें भी पता है उनके बड़े बड़े जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भारतीय हैं और वो भारतीयों के खिलाफ यहाँ पर कोई भी बड़ा फैसला लेने वाले नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उनके पिछले कार्यकाल में ये कोशिशें हो रही थी कि कैसे H-1B वीज़ा को किसी तरह से डिस्करेज किया जाए, यानी
जो कंपनीज हैं उनको कहा जा रहा था कि आप सामान्य तौर पर माना जाता है कि कम वेज पे, कम पैसे पे लोग उसमें काम करने आ जाते हैं, तो आप वेजेस बराबर कीजिए ताकि कंपनियों को एक डेटरेंस मिले और वो मतलब डिस्करेज करने का, मतलब बहुत ज़्यादा H1B की तरफ कंपनियां ना बढ़े, या फिर H1B वीज़ा जो फीस है उसको बढ़ाने की बात हो रही थी। ऐसे में एक तरफ है वो पोजिशनिंग जो वो लेते भी हैं ये अमेरिकियों को बताने के लिए कि आपकी नौकरियां हम आपके लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सच्चाइयां हैं जो वो जानते हैं कि इस तरह का स्किल्ड लेबर जो उनको स्किल्ड वर्कफोर्स जो उनको मिलता है इंडिया से, वो यहाँ के विकास में कितना बड़ा योगदान देता है और वो उन कंपनीज के लिए इंडिस्पेंसेबल पोजीशन है। तो ऐसे में इन सबको बैलेंस आउट होता हुआ आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल अंजना उसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, एक तो बैलेंस आउट उनको